हेलो दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के पेपर 1 के वर्ष 2019 के प्रश्न पत्र को हल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। बहुविकल्पी प्रश्न का पहला प्रश्न है, मूल्यांकन प्रक्रिया के सोपान हैं। ऑप्शन अ है शिक्षण उद्देश्य, ब है सीखने से उत्पन्न अनुभव, स है व्यवहार में परिवर्तन और द है उपयुक्त सभी। तो इसका जो सही उत्तर है द है उपयुक्त सभी। दूसरा प्रश्न है, मूल्यांकन की शैक्षिक आवश्यकता किसको होती है। ऑप्शन अ है छात्र, ब शिक्षक, स अभिभावक और समाज और द सभी को। इसका सही उत्तर है द सभी को। प्रश्न संख्या 3 है, सामान्य रूप से मूल्यांकन के कितने पक्ष होते हैं। ऑप्शन अ है 5, ब है 2, स है 6 और द है 4। इसका सही उत्तर है स 6। प्रश्न संख्या 4 है, मूल्यांकन प्रक्रिया का केंद्र बिंदु होता है। ऑप्शन अ है विद्यार्थी, ब अध्यापक, स विद्यालय और द प्रधानाचार्य। इसका सही उत्तर अ है विद्यार्थी। विद्यार्थी मूल्यांकन का केंद्र बिंदु होता है। प्रश्न संख्या 5 है, सतत मूल्यांकन से तात्पर्य होता है। ऑप्शन अ है सत्र में 2 बार परीक्षा लेना, ब सत्र में 3 बार परीक्षा लेना, स सुविधा अनुसार परीक्षा लेना या द सत्र प्रारंभ से सत्रांत तक परीक्षा की योग्यता का आकलन करना। इसका सही उत्तर द है सत्र प्रारंभ से सत्रांत तक विद्यार्थी की योग्यता का आकलन करना। सतत मूल्यांकन मतलब होता है कि पढ़ाई के साथ साथ जो शिक्षण कार्य के साथ साथ मूल्यांकन चलता रहता है, उसको सतत मूल्यांकन कहते हैं। छठवां है, शैक्षिक शोध को सामान्यतः कितने वर्गों में बांटा जाता है। इसका ऑप्शन ब सही है, 6 भागों में बांटा जाता है। प्रश्न संख्या 7 है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में नवाचार है। ऑप्शन अ है अभिक्रमित अनुदेशन, ब है टोली शिक्षण, स है खुली कक्षा कक्ष और द है उपयुक्त सभी। ये प्रश्न 2023 में भी पूछा हुआ था। इसका ऑप्शन द है उपयुक्त सभी। ये सभी नवाचार है शिक्षण अधिगम में। टोली में शिक्षण यानी ग्रुप शिक्षण, अभिक्रमित शिक्षण और खुली कक्षा कक्ष में शिक्षण। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित में से कौन सा ब्लूम के ज्ञानात्मक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। तो ब्लूम के ज्ञानात्मक पक्ष के 6 चरण होते हैं, जिनमें ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। जो अंतिम 3 है दिया हुआ है, देखिए ऑप्शन आ में है विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। ये तीनों तो ज्ञानात्मक पक्ष के ही क्षेत्र हैं। जो द है मूल्यांकना, यही नहीं है, यही सही उत्तर होगा क्योंकि नहीं पूछा है। प्रश्न संख्या 9 है, ब्लू प्रिंट है। ये पीछे भी प्रश्न आ चुका है 2019 में। 2023 के प्रश्न पत्र में हम लोगों ने पढ़ा था। प्रश्न पत्र की आधारशिला को ब्लूप्रिंट कहते हैं। जब भी क्वेश्चन पेपर बनाता है शिक्षक, तो सभी प्रश्नों को डिवाइड करता है कि कौन सा प्रश्न कितने अंक का होगा, उसी को ब्लूप्रिंट कहते हैं। प्रश्न संख्या 10 है, क्रियात्मक शोध का मूल आधार होता है। ऑप्शन है समस्या का तुरंत हल, ब है समस्या भी हमारा और हल भी हमारा, स है सिद्धांत का निर्माण करना और द है बड़ी से बड़ी समस्या का हल। इसका सही उत्तर ब है समस्या भी हमारा, हल भी हमारा। क्रियात्मक शोध का मूल आधार होता है। जब भी शिक्षण कार्य में कोई समस्या उत्पन्न होती है तो शिक्षक और छात्र दोनों मिलकर उसका हल खोजते हैं, उसी को क्रियात्मक शोध कहते हैं। प्रश्न संख्या 11 है, किसी समस्या का प्रस्तावित उत्तर कहलाता है। ऑप्शन अ है व्यतिकरण, ब है समीक्षा, स है प्रत्याम और द है परिकल्पना या उपकल्पना। तो किसी समस्या का प्रस्तावित उत्तर परिकल्पना कहलाता है। किसी भी प्रश्न का कल्पना करना, निश्चित कल्पना ही परिकल्पना कहलाता है। तो यही तो है इसके क्वेश्चन में, किसी समस्या का प्रस्तावित उत्तर मतलब कल्पना एक तरह का होता है, कल्पना करना उसका उत्तर का, उसी को परिकल्पना कहते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12, क्रियात्मक शोध का अंतिम चरण होता है। तो क्रियात्मक शोध का अंतिम चरण होता है निष्कर्ष। ये भी प्रश्न 2023 की 2022 में पूछा हुआ था। निष्कर्ष, क्रियात्मक शोध का जो अंतिम चरण जब हम पहुंचते हैं तो निष्कर्ष निकलता है उससे, क्रियात्मक शोध से। प्रश्न संख्या 13 है, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था। यह किस प्रकार का प्रश्न है। ऑप्शन है स्मृति संबंधी, ब है विचारोत्तेजन, स है तर्क संबंधी और द है विकासात्मक। तो देखिए स्मृति आधारित प्रश्न है, ये स्मृति संबंधित। ऑप्शन अ सही उत्तर होगा, क्योंकि दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया, बस आपको नाम याद रखना है इसमें। तो इसका ऑप्शन अ सही उत्तर होगा। ये याद करने से संबंधित प्रश्न है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14,
सामुदायिक सहभागिता में नवाचार है? ऑप्शन अ है एनसीसी, ब है स्काउटिंग, स है रेड क्रॉस संस्था और द है उपयुक्त सभी। इसका ऑप्शन द सही होगा, उपयुक्त सभी। ये सभी सामुदायिक सहभागिता में नवाचार हैं। प्रश्न संख्या 15 है, निम्नलिखित में कौन वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न नहीं है? वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न का मतलब होता है बहुविकल्पी प्रश्न, जिसके आंसर उसी में दिए रहते हैं और उसमें से कोई एक टिक करना रहता है। तो देखिए इसका ऑप्शन अ है बहुविकल्पी प्रश्न, ये तो होता ही है। ब है एकांतर प्रश्न, ये भी होता है। स है बहुविकल्पी प्रश्न और द है मिलान पद। मिलान पद में भी एक तरफ क्वेश्चन दिए रहते हैं, दूसरी तरफ आंसर दिए रहते हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा स है लघु उत्तरी प्रश्न। यही जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न नहीं है, इसमें लिखना पड़ता है। इसके आगे अब हम लोग शुरू करते हैं प्रश्न के 16 से अति लघु उत्तरी प्रश्न। अति लघु उत्तरी प्रश्न का पहला प्रश्न है, मापन प्रतीक से क्या तात्पर्य है? ये प्रश्न देखिए 2018, 19 और 23 में पूछा हुआ है। उत्तर है, मापन वे प्रेक्षण हैं जिन्हें मात्रात्मक रूप से व्यक्त किया जा सकता है, जिससे यह ज्ञात होता है कि वस्तु की मात्रा कितनी है। जैसे इस समय विद्यालयों में जिन परीक्षाओं को प्रस्तुत किया जाता है उनसे हम छात्रों की माप करते हैं और उसे अंक प्रदान करके संख्यात्मक विधि से प्रकट करते हैं। इसे माप कहते हैं। माप का मतलब हुआ कि मात्रात्मक रूप में उसका परीक्षण करते हैं, उसका अंक प्राप्त होता है। जैसे कोई भी विद्यार्थी है 100 अंक का परीक्षा हो रहा है तो उसमें 80 अंक प्राप्त कर रहा है, यही 80 नंबर जो हो गया यही है मात्रात्मक उसका परीक्षण हो गया। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17, व्यापक मूल्यांकन का क्या अर्थ है? उत्तर, व्यापक मूल्यांकन वह मूल्यांकन है जिसके द्वारा बालकों के क्रियात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष एवं संज्ञानात्मक पक्ष का मूल्यांकन दक्षता आधारित मूल्यांकन के साथ साथ होता है। यानी सभी पक्षों का मूल्यांकन ही व्यापक मूल्यांकन कहलाता है। प्रश्न संख्या 18 है, परीक्षण में वैधता से क्या तात्पर्य है? उत्तर, परीक्षण में वैधता से आशय उस कार्यकुशलता से है जिससे वह परीक्षण उस तथ्य का मापन करता है जिसके लिए वह बनाया गया है। मतलब जो उद्देश्य की पूर्ति कर रहा हो प्रश्न, उसको वैधता कहते हैं। जिसके लिए बनाया गया हो, जिस पक्ष के मूल्यांकन के लिए वो प्रश्न बनाया गया हो, उसके उद्देश्य की पूर्ति हो, उसी को वैधता कहते हैं। मतलब वो प्रश्न वैध है। प्रश्न संख्या 19 है, शिक्षा में नवाचार का अर्थ बताइए। उत्तर, नवाचार किसी नवीन कार्य को करना या किसी कार्य को नए ढंग से करना है। आज शिक्षा से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों में नवाचार को महत्व दिया जा रहा है। नवाचार मतलब शिक्षण कार्य में किसी भी क्षेत्र में नवीनता को नवाचार कहते हैं। जैसे नई नई शिक्षण विधियों को प्रयोग किया जा रहा है बच्चों को पढ़ाने के लिए, और उनके शिक्षण कार्य में नए नए पाठ्यक्रम में जो बच्चे को सक्रिय रूप में शिक्षा दिया जा रहा है, स्मार्ट क्लास के रूप में, खुली कक्ष में, टोली के रूप में, यानी उनको ग्रुप में पढ़ाया जा रहा है। ये सभी नवाचार हैं शिक्षा में। प्रश्न संख्या 20 है, शैक्षिक शोध क्या है? ये प्रश्न 19 के साथ साथ 22 में भी पूछा हुआ था। उत्तर है, शैक्षिक शोध छात्र अध्ययन, शिक्षण विधियों, शिक्षक प्रशिक्षण और कक्षा गतिकी जैसे विभिन्न पहलुओं पर किया जाता है। जो शोध शिक्षा संबंधी समस्याओं पर किया जाता है उसे शैक्षिक शोध कहा जाता है। शोध हर क्षेत्र में होता है, मेडिकल में होता है, भौतिकी में होता है और शिक्षा में भी होता है, लेकिन जो शिक्षा में शोध होता है उसी को शैक्षिक शोध कहते हैं। प्रश्न संख्या 21 है, क्रियात्मक शोध का अर्थ स्पष्ट कीजिए। उत्तर, कार्य क्षेत्र से संबंधित समस्या के कारणों को जानने एवं समाधान के लिए किया जाने वाला शोध क्रियात्मक शोध है। प्रश्न संख्या 22 है, क्रियात्मक शोध के दो प्रमुख उपकरण लिखिए। उत्तर, क्रियात्मक शोध के उपकरणों का मानकीकरण नहीं किया जाता है। प्रकरण की परिस्थिति के अनुसार उपकरण प्रयोग में लाया जाता है। कुछ उपकरण निम्न है। दो उपकरण पूछा है, लेकिन यहाँ पे देखिए 4 उपकरण दिए हुए हैं। इसमें से आप कोई भी लिख सकते हैं या फिर चारों भी लिख सकते हैं। पहला है अवलोकन, दूसरा है प्रश्नावली, तीसरा है साक्षात्कार यानी इंटरव्यू और चौथा है विशेष। ये क्रियात्मक शोध के उपकरण हो गए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23, परिकल्पना क्या है? उत्तर, समस्या का प्रस्तावित उत्तर ही परिकल्पना है। अभी ऊपर हम लोगों ने पढ़ा था, बहुविकल्पी प्रश्न में आया था परिकल्पना, यानी निश्चित कल्पना ही परिकल्पना कहती है होता है। दूसरे शब्दों में समस्या समाधान का पूर्व अनुमान ही परिकल्पना है।
परिकल्पना को क्रियात्मक परिकल्पना भी कहते हैं। ये प्रश्न देखिए 2022 में भी पूछा हुआ था और 19 में तो पूछा ही है। प्रश्न संख्या 24 है, लिखित परीक्षा की उपयोगिता लिखिए। उत्तर, इसके द्वारा सभी शिक्षार्थी एक ही समय में प्रश्न पत्र का उत्तर लिख सकते हैं तथा परीक्षकगण बाद में सुविधा अनुसार उनकी जांच कर सकते हैं। इसके द्वारा बालक के कौशल और व्यक्तित्व का मापन कर सकते हैं। ये प्रश्न 19, 22 और 23 में पूछा हुआ है, यानी 19 का तो हम लोग सॉल्व भी कर रहे हैं और 22, 23 दोनों में ये प्रश्न आया हुआ है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि प्रीवियस ईयर से सीधे प्रश्न सेम प्रश्न रिपीट हो जाते हैं। प्रश्न संख्या 25 है, सामाजिक कौशल मूल्यांकन के उपकरण कौन कौन से हैं? उत्तर, सामाजिक कौशल मूल्यांकन के उपकरण निम्न हैं। पहला है प्रत्यक्षीकरण, दूसरा है समायोजन, तीसरा निर्देशित अनुक्रिया, चौथा यंत्रीकरण और पांचवा जटिल प्रत्यक्ष अनुक्रिया। प्रश्न संख्या 26 है, सामाजिक दृष्टिकोण से मूल्यांकन की आवश्यकता क्यों है, लिखिए। उत्तर, मूल्यांकन के द्वारा बालक के विषय में उपयोगी सूचनाएं प्राप्त होती हैं जिनका सामाजिक व्यवस्था बनाने में प्रयोग किया जा सकता है। दूसरा है, मूल्यांकन से व्यक्तिगत भिन्नताओं का ज्ञान होता है, इसी ज्ञान से व्यक्तिगत शिक्षण संभव है। प्रश्न संख्या 27 है, मांसपेशियां एवं आंगिक गतिविधियां मूल्यांकन के किस पक्ष से संबंधित होती हैं? तो ये कौशलात्मक पक्ष से संबंधित होती हैं। इसका आंसर एक ही शब्द में है, तो आप ऐसे ही एक ही लाइन में लिख सकते हैं कि मांसपेशियां एवं आंगिक गतिविधियां मूल्यांकन के कौशलात्मक पक्ष से संबंधित होती हैं। कौशलात्मक पक्ष को क्रियात्मक पक्ष भी कहते हैं। प्रश्न संख्या 28 है, मौखिक अभिव्यक्ति के साधन कौन कौन से हैं? उत्तर, मौखिक अभिव्यक्ति के साधन निम्न हैं। पहला है भाषा, दूसरा है व्याकरण और तीसरा है बोली। प्रश्न संख्या 29 है, उपचारात्मक शिक्षण की कोई दो विधियां लिखिए। उत्तर, उपचारात्मक शिक्षण की दो विधियां निम्न हैं। पहला है छात्रों की त्रुटियों एवं कमियों को समय समय पर शुद्ध करना। दूसरा है प्रत्येक छात्र के अधिगम संबंधी दोषों पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना। इन दो तरह से आप उपचारात्मक शिक्षण कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 30 है, क्रियात्मक शोध की शिक्षा में आवश्यकता बताइए। उत्तर, शिक्षा के क्षेत्र में कम समय में अपनी समस्त समस्याओं का समाधान खोजना क्रियात्मक शोध से ही संभव है। अब प्रश्न संख्या 30 तक दिया था अति लघुत्तरी प्रश्न, 15 बहुविकल्पीय, 15 अति लघुत्तरी और इसके बाद 10 जो है लघुत्तरी प्रश्न पूछता है जो कि 2-2 नंबर के होते हैं। तो लघुत्तरी प्रश्न का पहला प्रश्न है प्रश्न संख्या 31, प्रश्नों के प्रकार को स्पष्ट कीजिए। उत्तर, प्रश्न निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। पहला है तथ्यात्मक प्रश्न, दूसरा अभिसारी प्रश्न, तीसरा है अपसारी प्रश्न, चौथा है विश्लेषणात्मक प्रश्न और पांचवा है प्रश्नवाचक प्रश्न। अब ये चूँकि लघु उत्तरी का प्रश्न है, इसलिए इन सब के बारे में एक एक 2-2 लाइन आप लिखेंगे, तभी आपको 2 नंबर दिया जाएगा। पहला है तथ्यात्मक प्रश्न। तथ्य पर आधारित प्रश्न वे प्रश्न होते हैं जो तथ्यों के आधार पर बिल्कुल सीधे एवं स्पष्ट तरीके से पूछे जाते हैं। इस प्रश्नों के उत्तर अधिकतर हाँ या नहीं में होता है, हाँ या ना में होता है। तथ्यात्मक प्रश्न केवल हाँ या ना में प्रश्न जो पूछे जाते हैं उसको तथ्यात्मक प्रश्न कहते हैं। दूसरा है अभिसारी प्रश्न। इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर एक निर्धारित सीमा में दिए जाते हैं। इसका अर्थ है अभिसारी का मतलब कि एक निश्चित उत्तर उसका होता है, एक ही आंसर होता है, उसको अभिसारी प्रश्न कहते हैं। अपसारी प्रश्न है, इस प्रकार के प्रश्नों का जवाब देने के लिए कई तरह के विश्लेषण, चिंतन, मनन आदि किया जाता है, उसके बाद जवाब दिया जाता है। अपसारी चिंतन का अर्थ हुआ कि कई आंसर हो सकते हैं, जो भी प्रश्न किया जा रहा है उसके कई भी आंसर हो सकते हैं। जैसे प्रश्न किया जा सकता है कोई 2 अंकों का जोड़, कोई 2 अंक ऐसे बताइए जिनका योग 8 हो। तो कोई बच्चा बता सकता है 4 धन 4, कोई बता सकता है 2 धन 4, कोई बता सकता है 2 धन 4 करें 2 धन 6 और कोई बता सकता है 1 धन 7। तो 3 आंसर हो गए। इसी को अपसारी प्रश्न कहते हैं। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जिसके एक से अधिक आंसर हो, उसको अपसारी प्रश्न कहते हैं। चौथा है विश्लेषणात्मक प्रश्न। विश्लेषणात्मक प्रश्नों का उत्तर तुलनात्मक
अध्ययन करके दिया जाता है, यानी तुलना करके दिया जाता है इसका उत्तर। पांचवा प्रश्न, जो प्रश्न का प्रकार है वो है प्रश्नवाचक प्रश्न। इस प्रकार के प्रश्न पूछने वाले सामने वाले से जो सवाल पूछता है वे कब, क्यों, कहाँ, कैसे, क्या शैली में होते हैं। ये प्रश्न सकारात्मक और नकारात्मक दो प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 32। मूल्यांकन के क्रियात्मक पक्ष को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। उत्तर मूल्यांकन से आशय। सबसे पहले थोड़ा सा मूल्यांकन के बारे में लिखेंगे, उसके बाद क्रियात्मक पक्ष को। क्रियात्मक पक्ष पूछा है, मूल्यांकन के तीन पक्ष होते हैं, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। तो इसमें तीसरा जो पक्ष है क्रियात्मक के बारे में पूछा है। तो देखते हैं मूल्यांकन से आशय। मूल्यांकन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। जब शिक्षक द्वारा सीखने सिखाने की प्रक्रिया पूर्ण होती है तो अधिगम स्तर की जांच होती है, इसे ही मूल्यांकन कहा जाता है। सामान्य अर्थ में हम कह सकते हैं कि मूल्यों का अंकन ही मूल्यांकन है। अधिकतर स्तर की जांच जिस प्रक्रिया द्वारा की जाती है उसे मूल्यांकन कहते हैं। शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति किस स्तर तक हुई इसका निर्धारण जिस प्रक्रिया के तहत करते हैं वह प्रक्रिया मूल्यांकन है। अब जो प्रश्न पूछा था, एक्चुअली पूछा था क्रियात्मक पक्ष, तो उसका उत्तर है क्रियात्मक पक्ष है। इसे कौशलात्मक पक्ष भी कहा जाता है। क्रियात्मक पक्ष मुख्यतः मांसपेशियों एवं आंगिक गतिविधियों से संबंधित है, जो किसी कार्य के करने में शरीर के अंगों में दक्षतापूर्ण कुशल संचालन के भाव को लेकर है। यह कौशल आधारित मूल्यांकन है। इसके द्वारा बच्चों के अंदर शारीरिक श्रम के प्रति भावात्मक प्रेम का मूल्यांकन किया जाता है। कौशलात्मक पक्ष के अंतर्गत निम्न बातों को शामिल किया जाता है। पहला है उत्तेजना, दूसरा है क्रियान्वयन, तीसरा है नियंत्रण, चौथा समायोजन, पांचवा स्वाभाविकरण, छठवां आदत या व्यवहार और सातवां है कौशल या कार्य श्रम निष्ठा। ये क्रियात्मक पक्ष था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 33। शैक्षिक नवाचार का महत्व बताइए। उत्तर शैक्षिक यानी नवाचार की आवश्यकता एवं महत्व। नवाचार की आवश्यकता एवं महत्व नीचे दिया गया है। पहला है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की प्रभावशीलता के लिए। शिक्षण अधिगम की प्रभावशीलता हेतु नवाचारों का प्रयोग आवश्यक है। प्राचीन काल में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक का स्थान महत्वपूर्ण होता था तथा विद्यार्थी का स्थान गौण होता था। इस प्रक्रिया में सुधार हेतु नवाचारों की आवश्यकता का अनुभव किया गया तथा नवाचारों की शिक्षा व्यवस्था में महत्वपूर्ण सुधार की प्राप्ति हुई। दूसरा हेडिंग है ज्ञान का स्थायित्व। इसमें दिया है नवाचारों के प्रयोग से छात्रों को पूर्ण रूप से सक्रिय रखने के प्रयास किए गए, जिसके फलस्वरूप छात्रों द्वारा ज्ञान अधिक समय तक विस्मृत नहीं हुआ। तीसरा है नवीन शिक्षण विधियों के ज्ञान के लिए। नवीन शिक्षण विधियों का ज्ञान नवाचारों के प्रयोग से ही संभव है। शिक्षण व्यवस्था में सूक्ष्म शिक्षण, अनुदेशन एवं दल शिक्षण आदि संप्रत्ययों को जन्म देने वाले का श्रेय नवाचार को ही है। इस प्रकार नवाचारों को शिक्षा व्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। चौथा है शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु। शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए शिक्षा व्यवस्था में अनेक प्रकार के परिवर्तन किए गए, परंतु इसके पूर्ण सार्थक परिणाम प्राप्त नहीं हुए। इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए नवाचारों का प्रादुर्भाव हुआ और शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति का मार्ग आसान हो गया। नवाचारों के प्रयोग से जो शिक्षा के उद्देश्य निर्धारित किए गए वे सरलतापूर्वक प्राप्त होने लगे। पांचवा है शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रयोग के लिए। प्राचीन समय में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग नहीं किया जाता था, जिससे छात्रों में ज्ञान के प्रति निरस्ता पैदा हो जाती थी। इसके परिणाम स्वरूप यह आवश्यकता अनुभव की जाने लगी कि नवाचार का प्रादुर्भाव हो। इस प्रकार शिक्षण अधिगम प्रणाली का प्रयोग होने लगा। प्रश्न संख्या 34 है क्रियात्मक शोध के चरणों को लिखिए। उत्तर है क्रियात्मक शोध चरण। क्रियात्मक शोध के प्रमुख चरण निम्नलिखित होते हैं। पहला है समस्या की पहचान, दूसरा है समस्या चुनने का कारण, तीसरा है क्रियात्मक परिकल्पना, चौथा है कार्यविधि, पांचवा है प्रदत्त विश्लेषण,
छठवां है निष्कर्ष और सातवां है भावी कार्य योजना का निर्माण। यानी यहाँ तक छठवें तक ही होता है, निष्कर्ष तक पहुँच जाता है। अगर जो क्रियात्मक शोध पूरा ना हुआ हो तब फिर से क्रियात्मक शोध पुनः शुरू होता है, वहाँ पे भावी कार्य योजना का निर्माण सातवां दिया है। अभी ये चूँकि लघुत्तरीय प्रश्न है तो इसमें थोड़ा थोड़ा सबके बारे में लिखना पड़ेगा। तो पहला है समस्या की पहचान। क्रियात्मक शोध के अंतर्गत सर्वप्रथम समस्या की पहचान की जाती है। समस्या की पहचान करते समय निम्नलिखित को ध्यान में रखना चाहिए। पहला है समस्या का शोधकर्ता के कार्य से सीधा संबंध होना चाहिए। दूसरा है समस्या का समाधान स्वयं शोधकर्ता द्वारा होना चाहिए। दूसरा जो पॉइंट है समस्या चयन के कारण। समस्या के चयन के उपरांत शोधकर्ता समस्या के कारणों को जानने का प्रयत्न करता है तथा कारणों के लिए साक्ष्य भी एकत्रित करता है। तीसरा है क्रियात्मक शोध का जो चरण, वो तीसरा है क्रियात्मक परिकल्पना। समस्या समाधान का प्रस्तावित उत्तर ही क्रियात्मक परिकल्पना कहलाता है। जब समस्या का समाधान किया जाता है तो उसके लिए परिकल्पना का निर्माण जरूरी है, यानी अनुमान लगाना जरूरी है, तभी उसी क्षेत्र में शिक्षार्थी काम करता है। इसमें आगे दिया है देखिए, इस चरण में समस्या का विश्लेषण किया जाता है और विभिन्न सुझावों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। चौथा है कार्यविधि। चौथे चरण में यह उल्लेख किया जाता है कि न्यायाधीश का चयन किया गया। इसमें समय सीमा का निर्धारण भी किया जाता है। प्रदत्त संग्रह किस प्रकार किया जाना है, उसी की रूपरेखा भी निश्चित की जानी है। क्या प्रदत्त संग्रह में साक्षात्कार प्रश्नावली अभिलेखों की सहायता कैसे लेनी है, इन सभी बिंदुओं का निर्धारण इस कार्यविधि के अंतर्गत किया जाता है। पांचवा है प्रदत्त विश्लेषण। इस चरण में शोध के पूर्व की स्थिति एवं शोध के पश्चात की स्थिति का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। प्राप्त प्रदत्तों का सांख्यिकी विश्लेषण किया जाता है। छठवां है निष्कर्ष। प्रदत्तों के विश्लेषण के परिणामों के आधार पर ही निष्कर्षों का प्रतिपादन किया जाता है। यह निष्कर्ष केवल नई जानकारी ही नहीं देता बल्कि उन क्रियाओं की ओर भी संकेत करता है जिससे समस्या का समाधान किया गया है। सातवां है भावी कार्य योजना का निर्माण। क्रियात्मक शोध एक सतत एवं अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है। यह आवश्यक नहीं है कि शोध समाप्त होने पर समस्या का 100% निराकरण हो जाए। क्रियात्मक शोध तब तक निरंतर चलता रहता है जब तक समस्या का पूर्ण रूप से निराकरण न हो जाए। यही समस्या का पूर्ण रूप से निराकरण नहीं होता है तो शोध कार्य पुनः किया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 35। परीक्षण एवं मापन में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये प्रश्न देखिए रिपीट हुआ है 18 और 23 में। 18 में पूछा था, 19 में रिपीट हुआ है, 19 से 23 में रिपीट हुआ है। उत्तर है मापन, दूसरी तरफ है परीक्षण। पहला जो अंतर है, मापन का संबंध भौतिक गुणों से होता है और परीक्षण का संबंध मानसिक तथा मनोवैज्ञानिक गुणों से होता है। दूसरा अंतर है मापन का क्षेत्र व्यापक होता है जबकि परीक्षण का क्षेत्र अत्यंत सीमित होता है। तीसरा अंतर है मापन में किसी सामान्य प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास किया जाता है जबकि परीक्षण के माध्यम से व्यक्ति विशेष के विषय में ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। चौथा जो अंतर है वो है यह प्रक्रिया है जिसमें संख्याओं, अंकों या इकाइयों का उपकरण करके किसी वस्तु की नाप, मात्रा या दायरा निर्धारित किया जाता है। और चौथा है इसमें निरीक्षण में यह एक प्रक्रिया है जिसमें आप वस्तु, व्यक्ति या प्रक्रिया के गुणधर्म, महत्व या मूल्य को मूल्यांकित करते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 36। सेमेस्टर पद्धति से क्या आशय है, यानी जो एग्जाम होता है हम लोग का सेमेस्टर पद्धति, यानी उसको सेमेस्टर पद्धति क्या है इसी के बारे में बताना है। तो उत्तर है सेमेस्टर पद्धति, हेडिंग देंगे। इसमें है सेमेस्टर पद्धति की अवधि 6 माह निर्धारित की जाती है। एक वर्ष में 2 सेमेस्टर की पढ़ाई कराई जाती है। उन दोनों ही सेमेस्टरों में भिन्न भिन्न विषयों की पढ़ाई छात्रों को करनी होती है। कई पाठ्यक्रम आजकल सेमेस्टर पद्धति पर आधारित हैं, जैसे DLED है, BTech, MBA, MTech, MSc,
इसके अलावा है बीएससी, बीए, बीएससी, एमए, एमएससी, एमसीए, बीसीए, ये सभी सेमेस्टर पद्धति पे हो रहे हैं आदि। पाठ्यक्रम सेमेस्टर पद्धति पर आधारित है। सेमेस्टर पद्धति जुलाई से दिसंबर तथा जनवरी से मई तक शिक्षण दिवस चलते हैं। सतत शिक्षा कार्यक्रम को लागू करने के लिए सेमेस्टर पद्धति पर अधिक बल दिया गया है। इससे संपूर्ण वर्ष छात्र क्रियाशील रहते हैं और विद्यालय में 80% उपस्थिति दिखाने के कारण पूरे वर्ष नियमित रूप से विद्यालय आते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 37। सतत एवं वार्षिक मूल्यांकन में पुनर्वलन से क्या तात्पर्य है? उत्तर, सतत मूल्यांकन एवं पुनर्वलन पहला हेडिंग और दूसरा है वार्षिक मूल्यांकन एवं पुनर्वलन। तो पहला पढ़ते हैं। सतत मूल्यांकन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इसमें शिक्षा का मूल्यांकन दोनों साथ साथ चलते हैं। औपचारिक शिक्षा की प्रत्येक संभव स्थिति तथा गतिविधि में मूल्यांकन अपना कार्य करता है। इसमें मूल्यांकन करते समय और अच्छा कार्य करने के लिए छात्र को निरंतर प्रोत्साहित किया जाता है। उसे इस प्रकार पुनर्वलित किया जाता है जिससे वह बेहतर कार्य कर सके। दूसरा जो वार्षिक मूल्यांकन एवं पुनर्वलन, इसमें है वार्षिक मूल्यांकन सत्रांत किया जाने वाला मूल्यांकन है। इसका मतलब सत्र के अंत में किया जाता है यह मूल्यांकन। इसके शिक्षण के पश्चात वर्ष के अंत में मूल्यांकन प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है। इसमें मूल्यांकन करते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि छात्र अगले वर्ष इससे बेहतर कार्य करे तथा साथ में उसने संपूर्ण वर्ष जो शैक्षिक कार्य किया है उसका फल उसे प्राप्त हो सके। इस मूल्यांकन में बच्चों को पूरे वर्ष के श्रम का फल मिलता है, इसलिए इसे काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है और यही रिपोर्ट कार्ड होता है जिसको संरक्षित करके रखा जाता है। प्रश्न संख्या 38 है। एक उत्तम परीक्षण की विशेषताएं बताइए। ये प्रश्न देखिए रिपीट हुआ है, 19 में तो पूछा ही है और इसके साथ 22 और 23 लगातार पूछा हुआ है। और 19, 22, 23 ये लगातार प्रश्न है क्योंकि 20 और 21 में तो डीएलएड का एग्जाम नहीं हुआ था। ये तीनों साल पूछा हुआ है सेम प्रश्न। उत्तर है उत्तम परीक्षण की विशेषताएं। पहला है उत्तम परीक्षण का प्रशासन सरल होता है, उत्तम परीक्षण विश्वसनीय होते हैं और उत्तम परीक्षण वैध होते हैं और उत्तम परीक्षण में वस्तुनिष्ठता एवं व्यापकता का गुण पाया जाता है। ये सभी उत्तम परीक्षण की विशेषताएं हो जाएंगी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 39। प्रार्थना स्थल की गतिविधियों में नवाचार बताइए। ये प्रश्न हम लोग पढ़ चुके हैं 23 में, फिर से आया है तो एक बार और पढ़ते हैं। प्रार्थना स्थल की गतिविधियों में नवाचार। पहला है मानसिक शांति। इस प्रार्थना से छात्रों के मन को पूर्ण शांति प्राप्त होती है तथा उन्हें पूरे दिन कार्य करने के लिए ऊर्जा प्राप्त होती है। दूसरा है सद्विचार। प्रार्थना स्थल पर बच्चों के द्वारा सद्विचार भी दिए जाते हैं। इन विचारों को महापुरुषों द्वारा प्रस्तुत किया गया होता है जो प्रेरणादायक होते हैं। इन विचारों में ज्ञान एवं अनुभव का सार होता है जिससे छात्रों को लाभ होता है। तीसरा है समाचार। प्रायः आजकल प्रार्थना स्थल पर समाचार भी पढ़े जाते हैं। शिक्षा से जुड़े समाचारों का पठन अधिक किया जाता है। चौथा है स्वच्छता। प्रार्थना स्थल पर ही शिक्षक द्वारा देखा जाता है कि छात्रों के नाखून कटे हैं या नहीं, उनके बालों में तेल है या नहीं, छात्र स्नान करके आए हैं या नहीं आदि तत्वों का निरीक्षण किया जाता है। पांचवा है पर्यावरणीय विचार। वर्तमान समय में पर्यावरण प्रदूषण एवं असंतुलन के कारण विद्यालयों को पर्यावरण के प्रति जागरूक बनाने के लिए पर्यावरणीय विचार भी प्रार्थना स्थल पर दिए जाते हैं। छठवां है आवश्यक सूचनाओं की प्राप्ति। प्रार्थना स्तर पर विद्यालय परीक्षाओं, परीक्षाफल आदि के विषय में आवश्यक सूचनाएं भी दी जाती हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 40 जो कि अंतिम प्रश्न है इस प्रश्न पत्र का। रचनात्मक मूल्यांकन एवं आकलित मूल्यांकन की तुलना कीजिए। उत्तर रचनात्मक मूल्यांकन एवं आकलित मूल्यांकन की तुलना। हेडिंग देंगे, उसके बाद लिखेंगे रचनात्मक मूल्यांकन को अंग्रेजी भाषा में फॉर्मेटिव कहा जाता है। इसका अर्थ रचनात्मक तथा आरंभिकता दोनों से लिया जाता है। यह मूल्यांकन छात्र में होने वाले उस व्यवहारगत परिवर्तन की ओर संकेत करता है जिससे वह सैद्धांतिक विषयों से
प्रायोगिक विषयों की ओर अग्रसर होता है, अर्थात इसे छात्र एवं छात्रा द्वारा अपने प्राप्त ज्ञान का दैनिक जीवन में प्रयोग करने का मूल्यांकन किया जाता है। इसी में आगे दिया है संरचनात्मक मूल्यांकन विभिन्न परीक्षणों के द्वारा किया जाता है। इसका स्वरूप मानदंड परीक्षणों के समान होता है, परंतु इसकी रचना प्रत्येक इकाई के मापन हेतु की जाती है। यह विशिष्ट रूप से निर्मित परीक्षणों द्वारा पाठ्यक्रम के प्रत्येक अंश पर मापन के रूप में होता है। उदाहरण के लिए प्रत्येक इकाई या पाठ के अंत में इसके लिए अध्यापक निर्मित परीक्षणों का प्रयोग किया जाता है। अध्यापक निर्मित परीक्षणों के अतिरिक्त पाठ्य पुस्तकों द्वारा निर्दिष्ट गतिविधियाँ, अभ्यास, अन्य अनुदेशन सामग्री तथा अवलोकन की कई तकनीकें भी छात्रों की प्रगति का आकलन करने तथा उनकी अधिगम कमियों का पता लगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसी में आगे है क्विज, गृह कार्य, कक्षा शिक्षण के समय पूछे गए मौखिक प्रश्न तथा दक्षता परीक्षण भी संरचनात्मक मूल्यांकन में सहायक हैं। आकलित मूल्यांकन का अर्थ प्रायः योगात्मक मूल्यांकन के संदर्भ में लिया जाता है, क्योंकि सम्मेटिव का अर्थ योग से भी होता है। इस मूल्यांकन में छात्रों के संपूर्ण कक्षों से संबंधित सूचनाएं एकत्र की जाती हैं तथा उनका संश्लेषण एवं विश्लेषण करते हुए छात्र का मूल्यांकन किया जाता है। तो इसी के साथ आज का प्रश्न पत्र यहीं समाप्त होता है। इसके अलावा 2017 से 2023 तक के प्रश्न पत्र का हल हमने करा रखा है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। आज का क्लास आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज का वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।